हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे जो आर्य हैं वो भारत में कैसे आए थे, ये हमने पीछे पढ़ा था। और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे कि आर्य भारत में आके उनका विस्तार किस तरीके से हुआ था, उन्होंने भारत में अपने आप को कैसे विस्तारित किया था। तो उसके आधार पे कुछ जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनके क्या मत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखें। तो चले जुड़ते हैं हमारे साथ और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आर्यों का भारत में विस्तार। तो आर्यों का भारत में जो विस्तार रहा है, इसको एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है हॉर्नल। तो जो हॉर्नल इतिहासकार हैं, इन इतिहासकारों के माध्यम से इन्होंने ये बताया है, इनका मानना है कि जो आर्य हैं ये भारत में दो समूह में भारत आए थे। और ये दो समूह जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। इन्होंने बताया कि एक समूह जो भारत आया, वो पहला समूह उसने आक्रमण किया था पंजाब पर। मतलब ये एक आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए और इन्होंने आक्रमण किया है कहां पर? पंजाब पर। पंजाब वाला क्षेत्र जो भारत का था, यहां आक्रमण किया और पंजाब पर आक्रमण करके यहाँ पे उन्होंने जो भारत के जो उस समय मूल निवासी वहां पे थे उनको वहां से मार के भगा दिया, दक्षिण की तरफ खदेड़ दिया और खुद वहां पे अपने परिवारों सहित निवास करने लगे। अपने परिवारों सहित ये लोग वहां पर बस गए। अब जब दूसरा समूह यहाँ पे आया है, जब दूसरा समूह यहाँ आया और दूसरे समूह ने आक्रमण किया, इसने भी यहाँ पे आक्रमण किया। लेकिन अब जब दूसरा समूह भारत में आता है तो उस समूह को पंजाब के रास्ते में ये पहला समूह मिलेगा जो कि इनको अपने यहाँ एंट्री नहीं देता है। तो उसको देखते हुए ये लोग गिलगित से होते हुए गुजरात से होकर ये पहुंच गए गंगा, यमुना व सरस्वती घाटियों में या सरस्वती के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचे। तो इन लोगों ने अपना जो विस्तार था वो इस मैदानी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर दिया। तो ये एक तरीके से हॉर्नल का मत रहा है। हॉर्नल ने बताया कि इस तरह से इन लोगों ने अपना विस्तार किया और पंजाब और ऊपर वाले क्षेत्र में एक पहला समूह बसा और मध्य भारत या उत्तर भारत का जो मध्य वाला क्षेत्र है, जैसे आज बात करें उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार वगैरह जो ये एरिया था, इस एरिया में जो था ये दूसरा समूह बसा है जो जिसने आक्रमण किया था और ये गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे पे बसा। तो ये एक इनका एक मत रहा है। उसके अलावा अब हम देखते हैं दूसरा मत किसका रहा है, इसको नोट करते चलेंगे साथ साथ। देखिए दूसरा मत जो था वो था प्रोफेसर ग्रियर्सन का। और ग्रियर्सन ने भी इन्होंने हॉर्नल का समर्थन किया है। और हॉर्नल के समर्थन के आधार पे इन्होंने भी यही बताया है कि भारत में जो आर्य हैं वो दो समूह में, दो ग्रुप में आए हैं। और इन्होंने दो ग्रुप में आके इनका बस कुछ व्यू जो है वो थोड़ा अलग रहा है, क्योंकि इन्होंने भाषाई आधार को माना है। भाषा के आधार पर इन्होंने बताया है कि भाषा के आधार पर इनका जो एक रिसर्च हुई है वो भाषा के आधार पर हुई है। और इन्होंने बताया कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं भारत के, मध्यवर्ती क्षेत्रों की भाषा अलग है
जबकि जो बाहरी क्षेत्र हैं, भारत में जो बाहरी क्षेत्र हैं, बाहरी क्षेत्रों की भाषा बिल्कुल अलग है। अब जैसे कि इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, और वो एग्जाम्पल जैसे उड़ीसा की भाषा की बात करें, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है और नीचे आंध्र प्रदेश, इधर गुजरात, तो इन क्षेत्रों की भाषा जो है वो बिल्कुल अलग है। जबकि मध्यवर्ती क्षेत्रों की भाषा यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों की भाषा अलग है। तो इस भाषा के आधार पे इन्होंने देखा है कि वो आर्य उत्तर से, मध्य एशिया से आए और आके भारत में वो दो तरीके से दो ग्रुप में बटे, एक तो जो ऊपर और एक बाहर, मतलब एक मध्यवर्ती क्षेत्र में और एक बाहरी क्षेत्रों में। तो इनका एक आधार ये रहा। तो इसके आधार पे इन्होंने भी आर्यों का आगमन दो समूहों में बताया और इस स्थिति से उनका बसाव इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हैं, इनका मत काफी एक महत्वपूर्ण है, जो कि एक हमारे इतिहास या एक हमारे महाकाव्यों के आधार पे दिया गया है। तो ये दिया है डॉक्टर सीवी वैद्य ने, डॉक्टर सीवी वैद्य। और ये डॉक्टर सीवी वैद्य क्या बताते हैं, इन्होंने भी आर्यों का भारत में दो समूहों में ही आने की चर्चा वैसे की है। दो समूह में भारत में आए थे और इन्होंने ये बताया है कि एक पहला समूह जो था वो पंजाब वाले क्षेत्र में बसा, पंजाब क्षेत्र में, और दूसरा समूह जो था, दूसरा समूह ये मध्य क्षेत्र में जाके बसा है। और इनका जो एक इसको बताने का जो आधार है वो है महाभारत। महाभारत महाकाव्य का अध्ययन करके तब इन्होंने ये बात कही है। और इनका कहना ऐसा रहा है कि इन्होंने कहा है कि जो दूसरा समूह था वो पांडवों का समूह था, पांडवों का समूह, और जो पहला समूह था ये था इनके मीन्स अन्य आर्यों का समूह, अन्य आर्यों या पांडवों के जो संबंधी हैं, इनके जो संबंधी रहे हैं उनका समूह रहा है। और इसमें ये बताया गया कि जो ये पहला समूह जहां पंजाब क्षेत्र और ये सब क्षेत्र जो बसा हुआ था, इन्हीं में जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दोनों का युद्ध हुआ है। और उस युद्ध के आधार पे देखा गया है कि दूसरा समूह पहले समूह पर विजयी रहा है। दूसरा समूह जो था, मतलब पांडवों वाला जो समूह था, वो इस दूसरे समूह पर विजयी रहा है। तो इन्होंने इस तरह से बताया है। और जो इनका एक विचार कुछ इस तरह से भी है कि इनके अंदर, मतलब आर्यों में जो आर्य थे, इनमें बहुपति विवाह प्रचलित था। जैसा कि आप देखते हैं कि महाभारत में जो द्रौपदी है, उनका जो विवाह था वो 5 पांडवों के साथ हुआ है। तो उनको आधार बनाते हुए इन्होंने बताया है कि आर्यों में बहुपति विवाह प्रचलित था। और इस बहुपति विवाह के आधार पर इन्होंने बताया है कि एक लंबा सफर तय करने में सभी आर्य अपनी स्त्रियों को साथ नहीं ला पाते थे, नहीं
लाए थे, जिसके कारण कहा गया है कि इनके बीच में बहुपति विवाह होता था। मतलब एक ही औरत के, एक ही महिला के कई पति हो सकते थे और कई से के साथ वो एक साथ शादी कर सकती थी। तो इस आधार पे इन्होंने इनकी स्थापना, भारत में इनका विस्तार बताया है। इसको नोट करिए। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर रेप्सन। प्रोफेसर रेप्सन। तो प्रोफेसर रेप्सन जो है, ये प्रोफेसर रेप्सन बताते हैं, इन्होंने दो मतों की आलोचना की है। मतलब दो समूहों में आर्यों की भारत में स्थापना की आलोचना की है। इन्होंने उसकी आलोचना की है। इन्होंने बताया है कि दो समूहों में वो नहीं आए हैं, और इनका कारण जो है, इन्होंने कहा क्योंकि दोनों समूहों के बीच किसी प्रकार का काल विच्छेद अर्थात समय का अंतर नहीं मिला है। मतलब महाभारत का जो समय देखेंगे या उस आधार पे जो इन्होंने अवधारणा दी है, तो उसमें आप देखेंगे कि चाहे उनके जो रिश्तेदार थे या फिर पांडव और कौरव जो थे, दोनों के बीच में आप देखते हैं कि दोनों एक समकालीन स्थिति में रहे हैं। तो दोनों को आप ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग दलों में या अलग अलग ग्रुप में आए होंगे। तो उनके बीच किसी भी प्रकार का एक टाइम का डिस्टेंस नहीं मिला है, दोनों का एक ही समय पे देखा गया है। तो इस आधार पे इन्होंने बताया है कि प्रोफेसर रेप्सन ने, कि दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई काल विच्छेद अर्थात समय का डिफरेंस नहीं मिला है, जिस आधार पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो दो दलों में या दो समूहों में भारत में आए थे और उन्होंने दो अलग अलग स्थापनाएं भारत में करी थी। चलिए इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर चंदा। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद है प्रोफेसर चंदा। और ये प्रोफेसर चंदा जो है, ये कहते हैं, इन्होंने दो समूहों की, इन्होंने दो समूह का समर्थन किया है और इनका बताने का जो आधार है वो बिल्कुल अलग है। इनका आधार उनके शरीर की बनावट के आधार पे था, शारीरिक बनावट। और इस शारीरिक बनावट के आधार पे इन्होंने बताया कि एक दल जो था, उस दल में कहा, इन्होंने बताया कि चौड़े सिर वाले आर्य थे, मीन्स उनका सिर चौड़ा था। और दूसरा इन्होंने बताया कि लंबे सिर वाले आर्य। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतिहासकार जो है वो किस आधार पे बात कर रहे हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है। अब इस आधार पे आप ये देख सकते हैं कि चौड़े सिर वाले आर्य उनको कहा गया है जो आज भी उत्तर भारत के एरिया में रहते हैं, जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ देखते हैं आप, या जो तिब्बत नेपाल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि वो लोग, उनका सिर बहुत बड़ा बड़ा होता है, चौड़ा चौड़ा सिर होगा। तो उनको, और जो आज हम अपनी बात करें या फिर भारत के अंदर धीरे धीरे जैसे एंट्री करेंगे, आप दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो उस आधार पे वहाँ पे लंबे सिर वाले, मतलब उनका सिर जो है थोड़ा लंबा होता है। तो उस आधार पे इन्होंने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, लेकिन इतना ज़्यादा मान्यता नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे जो इतिहासकारों ने बताया है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ इनके विषय में, इनकी कुछ विशेषताओं की बात हम यहाँ पे करेंगे। विशेषता मतलब आर्यों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, आर्यों की
विशेषता। अब विशेषता हम बात करें कि जब ये भारत आए तो रास्ते में रक्तपात करते हुए आए हैं, रक्तपात करते हुए, अर्थात वो रास्ते में आते हुए उनके बीच जो भी आया है उनको सबको मारते हुए लूटते हुए वो आए हैं। वो अपना एक रेजिडेंट या एक अपना एक निवास जो परमानेंट हो सकता है वो ढूंढते हुए आ रहे हैं। और भारत में जैसे जैसे वो आते हैं तो उनके बीच में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं उन सबको उन्होंने साफ कर दिया या उनको सबको मिटाते चले गए। तो और रक्तपात करते थे, रक्तपात करने के साथ साथ वो अग्निकांड भी किया करते थे। अग्निकांड, अग्निकांड मतलब जैसे कि कोई हवन या यज्ञ होते हैं वो सब चीज़ें वो करते थे। तो हवन और यज्ञ की तरह से वो किया करते थे। कुछ अपनी विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में फिर वो एक प्रकार का यज्ञ या हवन करते थे। और ये घोड़े की सवारी करते थे। घोड़े की सवारी के साथ साथ ये युद्ध प्रिय भी थे, युद्ध प्रिय थे। और इन्होंने जब भारत में स्थापित होने के बाद दस्युओं, ये चीज ध्यान रखेंगे, दस्युओं को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया तथा उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया, भारत से बाहर खदेड़ दिया। तो यहाँ दस्युओं का मतलब जो है, ये जो शब्द है दस्युओं, इसका मतलब होता है बाहरी आक्रमणकारी, बाहरी आक्रमणकारी या कोई भी अन्य जो बाहर से आके उन पे कब्जा करना चाहता था। बाहरी लुटेरे, बाहरी जो डाकू होते थे, लुटेरे होते थे या उन पे आक्रमण करके वहां कब्जा करना चाहते थे, तो उनको भी इन्होंने, क्योंकि ये काफी वॉरियर थे, युद्ध प्रिय थे, योद्धा थे, तो इन्होंने उनको भी भारत से बाहर खदेड़ दिया और भारत से बाहर से आने वाले किसी को भी एंट्री नहीं करने दी। और उसी आधार पे इन लोगों ने धीरे धीरे जो भारत के जो मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी जो मूल भारतीय थे, उनको भी दक्षिण की तरफ खदेड़ना शुरू कर दिया, दक्षिण की तरफ खदेड़ा। और लगभग उत्तर भारत पे इन्होंने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया और उत्तर भारत पर कब्जा। लेकिन दक्षिण तक भी आर्य कुछ पहुंचे हैं और दक्षिण में पहुंचाने का श्रेय जो है, दक्षिण में पहुंचाने का श्रेय जाता है अगस्त्य मुनि को, अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि को दक्षिण में पहुंचाने का श्रेय यहाँ पे जाता है। अब इनके बीच में आर्यों और अनार्यों के कई युद्ध हुए हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि असुर और आर्यों के बीच में या अनार्यों के बीच में, अनार्य या असुर को एक ही बात था वहाँ पे। तो आर्य जो हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊपर समझते थे। तो उसी आधार पे उन्होंने भारत में रहने वाले जो पहले से उनके मूल निवासी थे या जो पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको असुर की या अनार्यों की संज्ञा दी थी। और उनके साथ उनके कई प्रकार के युद्ध हुए हैं, जैसे कि एक दशराज्य युद्ध हुआ था। तो उस दशराज्य युद्ध में जो आर्य थे उन्होंने कई अनार्यों को, लगभग 10 राजाओं को एक साथ उन्होंने हरा दिया था। एक ही राजा ने 10 राजाओं को एक साथ हराया था। तो उसकी चर्चा हम करते हैं जब हम वेदों को पढ़ेंगे, क्योंकि उनके बारे में वेदों में चर्चा की गई है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का, भारत का जो आर्यों का भारत में विस्तार है या आर्यों का जो टॉपिक था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ हमारे 2 लेक्चर, 2 वीडियो हमने बनाए हैं छोटे छोटे से आपके लिए, और एक वीडियो कल बनाया था और एक वीडियो आपको कल मिला और एक आज हो गया। तो दोनों 2 पार्ट्स में आर्य जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो छोटे छोटे वीडियोज में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब जो अगला हमारा चैप्टर होगा वो होगा वैदिक एज, वैदिक काल, जिसमें हम ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे और वेदों के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और थोड़ा लंबा भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जानने को, जहाँ से एग्जाम्स में कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ
और देखते रहिए ड्रीम्स मेकर विद RK सर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को कंप्लीट देखें। और पिछले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे चैनल का और हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उसका हिस्ट्री का पूरा एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।